हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। आपको पिछली क्लास में साइंस के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के विषय में बताया गया था। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा और आप सभी ने उन सभी एमसीक्यू को अच्छे से याद कर लिया होगा। आज हम उसके दूसरे पार्ट में लेकर आए हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत जरूरी है। आपके बोर्ड के एग्जाम में पेपर में 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, जिसमें से 7 नंबर फिजिक्स के और 6 नंबर केमिस्ट्री के, दोनों मिलाकर के 13 नंबर के ये होते हैं और 7 नंबर के बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो आपको चैप्टर वाइज 20 से 25 एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे और आपके सभी एमसीक्यू आप अगर याद कर लिए तो आपके 20 नंबर पक्के हैं कि उसी में से 20 नंबर के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। और उसी से रिलेटेड आपको 1 नंबर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो एमसीक्यू के आधार पर लगभग आप 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो को देख रहा हो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से ही हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है कि हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे सकें। और ये एमसीक्यू केवल बोर्ड के एग्जाम के लिए नहीं, ये कंपटीशन स्तर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी वनडे एग्जाम आते हैं उन सभी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमारे नए यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिल सकें और आप अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकें और बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ। और उससे पहले हम एक शब्द को जानते हैं, क्योंकि एग्जाम आ गया हमारा और एग्जाम की तैयारी में सभी लोग लगे हैं। तो एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो हमें हमारे सपने होंगे कि हमें कुछ बनना है। तो अपने सपनों को अपने अंदर पाले रखिए और उस सपनों के अनुसार अगर आप कर्म करेंगे तो आपके सपने सच हो जाएंगे। और उसको सच करना आपकी जिम्मेदारी है, अन्य किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन उस सपने को आप किसी के सामने जाहिर मत होने दीजिए, बताइए मत, बल्कि करके दिखाइए कि मैंने ये सपना देखा था और मैं ये कर चुका हूं। तो अपने अंदर जोश के साथ जुट जाइए और अपने सपने को साकार कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। करा निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसके विषय में बताना है। जैसे बर्फ का पिघलना, तो बर्फ का पिघलना, बर्फ तो क्या है, बर्फ भैया पिघल जाएगा। बर्फ को हम क्या करेंगे, बर्फ पिघल गया, बर्फ पिघल जाएगा। पिघल जाएगा जब इसको हम ठंडा करेंगे यानी फ्रीज में रख देंगे, ठंडा कर देंगे तो फिर बर्फ बन जाएगा। कहने का मतलब उसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी बर्फ को दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं। जब दोबारा प्राप्त कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, इसका मतलब हो जाएगा कि यह क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन। पानी का उबलना, पानी उबलेगा वाष्प में बदल जाएगा और वाष्प को जब हम इकट्ठा कर लेंगे तो पुनः पानी में बदल जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है।
फिर पानी में चीनी का घुलना, चीनी को घोल देंगे तो शरबत यानी पानी ही आ गया। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। यानी यहां पर ये क्या है, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग कैसे लगती है, नमी के द्वारा। अगर लोहे को नमी या आर्द्रता वाली जगह पर रख देते हैं तो उसमें क्या आती है, परत जम जाती है। और परत किसकी होती है, ऑक्सीजन की, यानी ऑक्साइड की परत जम जाती है। किसकी जम जाती है भैया, ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो हम कहते हैं कि लोहे में जंग लग गई। क्या लग गई, लोहे में जंग लग गई। तो जब लोहे में जंग लग जाती है तो इसका मतलब लोहे का क्षरण होने लगता है, यानी वह पुनः लोहा प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है भैया, रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, मैग्नीशियम के जलने का संतुलित समीकरण क्या है। मैग्नीशियम को जलाया, मैग्नीशियम को ऑक्साइड के साथ जलाया जाता है, यानी ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जल रहा है तो क्या बना है, MgO। तो क्या संतुलित समीकरण है, देखिए भैया यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर 1 ही ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। अब यहां पर देखिए Mg और ऑक्सीजन, यानी 2 Mg है और 2 ऑक्सीजन है। यहां पर देखिए 2 Mg 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब ये क्या है, संतुलित है। तो बनाएगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देगा भैया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दीजिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो यहां पर देखेंगे मैग्नीशियम के 2 परमाणु हो गए, ऑक्सीजन की भी 2 परमाणु, और इधर तरफ यानी उत्पाद की तरफ ये क्या है, इसको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं भैया, अभिकारक। और इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो यानी अगर अभिकारक के तरफ अणुओं यानी परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणु संख्या के बराबर है तो वह समीकरण क्या होता है, संतुलित होता है। तो यहां पर देखें 2 Mg, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, और यहां पर भी देख रहे हैं 2 Mg और ये 2 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब ये क्या है, समीकरण संतुलित है। अगर समीकरण संतुलित नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कंकाली समीकरण कहते हैं। कब, जब समीकरण संतुलित नहीं होता है तब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज CaO प्लस H2O। यानी जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया कराते हैं, किसकी, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए ध्यान से, यहां पर क्या भैया, 2 परमाणु यानी कैल्शियम ऑक्साइड है और एक जल है, 2 पदार्थ हैं, दोनों पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का निर्माण करते हैं मतलब एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजित मतलब जुड़ जाते हैं। क्या होता है, जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने की अभिक्रिया क्या होती है, कॉम्बिनेशन यानी संयोजन। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन यानी कॉम्बिनेशन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी भैया, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जिंक की पतले HCl से अभिक्रिया, जिंक की क्या है भैया, Zn है प्लस HCl है। क्या है, HCl है। जब क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा, और प्लस क्या निकल जाएगा, H2 गैस। क्या निकल जाएगी, H2 गैस निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी भैया, H2 गैस। तो कह रहा है कि HCl से अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, यानी हाइड्रोजन गैस। कौन सी निकलती है भैया, हाइड्रोजन। H2 गैस निकल यानी हाइड्रोजन। अब इसको संतुलित करना है तो यहां से 2 से गुणा कर देंगे तो 2HCl हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संक्षारण क्या है, अभी हमने बताया था, पहला क्वेश्चन ही बताया कि रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना मतलब लोहे को जब हम नमी आर्द्रता वाली जगह पर रख देते हैं तो उसमें एक परत बन जाती है। अब वह परत कैसी होती है, परत ऑक्साइड होती है, यानी लोहे का क्षरण होने लगता है। और जब लोहे का क्षरण होने लगता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण, यानी उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यहां पर देखिए संक्षारण क्या है, बर्निंग ऑफ मेटल नहीं, ईटिंग ऑफ मेटल बाय एसिड
अम्लों द्वारा धातु का घुलना नहीं। स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय एयर एंड मॉइस्चराइजेशन, यानी वायु और नमी से धातु का धीरे धीरे नष्ट होना। अभी हमने बताया कि लोहे को वायु या नमी में रख देते हैं तो धातु क्या होती है, लोहा पर परत जम जाती है और लोहा धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या दिया भैया, उष्माक्षेपी। अब समझते उष्माक्षेपी क्या है। उष्माक्षेपी मतलब वह अभिक्रिया जिसमें क्या होती है भैया, उष्मा निर्मुक्त होती है। उष्मा निर्मुक्त होती है यानी उष्मा निकलती है। तो जब उष्मा निर्मुक्त होती है तो कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें उष्मा निकलती है, कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें उष्मा निकलती है। चलिए क्या दिया भैया, उष्मा निकलती है। उष्मा निकलती है, कौन सी अभिक्रिया है जिसमें उष्मा निकलती है। तो उष्मा देखिए निकलती है किसमें, प्रकाश संश्लेषण में उष्मा की आवश्यकता पड़ती है यानी उष्मा लेता है, तो इसका मतलब हो गया उष्मा अवशोषित कर रहा है। श्वसन की क्रिया, डिकम्पोजिशन ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करेंगे तो CaCO3 अपघटन टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा भैया, CaO में टूट जाएगा और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। बर्फ का पिघलना, इसमें तो उष्मा निकल नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। श्वसन की क्रिया में क्या होते हैं, उष्मा निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो पदार्थ ऑक्सीकरण होता है, आप लोग बताइए। चलिए अगला बताइए। दिया जो पदार्थ ऑक्सीकरण होता है, यानी जिस पदार्थ, द सब्सटेंस दैट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड, यानी जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। यानी जिसका ऑक्सीकरण होगा तो उसको ऑक्सीकरक तो नहीं कहेंगे, अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचायक। क्या कहते हैं भैया, अपचायक कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसके लिए उसको कहते हैं अपचायक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला दिया हमारा, जल के विद्युत अपघटन में, जल के विद्युत अपघटन में कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है। जल के विद्युत अपघटन, जल के विद्युत अपघटन, जल का H2O का जब विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या टूट जाए, H+ और किसमें टूट जाएगा भैया, H+ एंड 2H+ और O�ble-, यानी आयनों में टूट जाएगा। तो टूटने का मतलब क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन। क्या हो जाएगा भैया, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगी, डिकम्पोजिशन अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है, निम्न में से कौन लोहे में जंग लगने से रुकता है। पेंट, अगर पेंट कर लेंगे तो भी जंग रुक जाएगा। गैल्वेनीकरण यानी जिंक की परत चढ़ा देंगे तो भी रुक जाएगा। तेल लगाना यानी तेल लगाना या ग्रीस लगाना वो भी, और आलाप दे यानी क्या हो जाएगा इसका, ये सभी। यानी जंग लगने के लिए, जंग को रोकने के लिए हम या तो पेंट कर सकते हैं, या तो तेल लगा सकते हैं, या तो आयरन लगा, ग्रीस लगा देते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, गैल्वेनीकरण यानी जिंक की परत चढ़ा देते हैं। तो ये सभी क्रियाओं के द्वारा जंग को रोका जा सकता है, जंग लगने को रोका जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने बताया इसका कंकाल समीकरण। कंकाल समीकरण क्या है, वह समीकरण जिसमें क्या है भैया, वह समीकरण जो संतुलित न हो, जो संतुलित न हो, संतुलित न हो, यानी वह समीकरण जो संतुलित न हो। तो दिया क्या, संतुलित समीकरण असंतुलित, क्या होगा भैया, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा।
क्या होगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? अगर हम देखें वैद्युत रासायनिक श्रेणी, क्या है भैया? एक रासायनिक श्रेणी है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी, या कहते हैं इसको, एक है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी में देखेंगे तो पहले स्थान पर जिंक और दूसरे स्थान पर क्या है? सोडियम। क्या भैया? सोडियम। दूसरे स्थान पर क्या होता है? सोडियम। तो इसमें अगर सोडियम होगा तो सबसे ज्यादा सक्रिय धातु होगा। कौन सा धातु होगा? सोडियम। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी में दूसरे स्थान पर आता है, इसलिए सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगा। अगर क्वेश्चन इसी में पूछ दे सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी धातु है, सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी धातु है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि वह धातु कौन सी है जो सबसे कम अभिक्रियाशील है। अधिक अभिक्रियाशील तो बता दिया, लेकिन सबसे कम अभिक्रियाशील इन चारों में से कौन सा है, आपको जवाब देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है? किस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है? कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन अभिक्रिया, इसमें नहीं हो सकता है। डिकम्पोजिशन टूटने में, इसमें भी नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें भी नहीं हो सकता। आयनों का आदान प्रदान यानी डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा भैया? डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन का रंग होता है, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग होता है। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4, CuSO4। तो कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है? कैसा होता है भैया कॉपर सल्फेट का विलयन का? कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है? हरा तो नहीं हो सकता, भूरा भी नहीं होता, रंग ही नहीं होता, इसका क्या होता है? ब्लू यानी नीला रंग होता है। कैसा होता है? नीला रंग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देते हैं। कौन सी धातु यानी कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया बना देती है? चूने के पानी को दुधिया बना देती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चूने के पानी को दुधिया कलर यानी सफेद कलर बना देती है। सफेद कलर कब बनाएगा? ऑक्सीजन तो जला देता भैया, हाइड्रोजन भी जलाने कार्य में, मतलब हाइड्रोजन की जरूरत, हाइड्रोजन गैस निकलता है। नाइट्रोजन तो ये काम करेगा ही नहीं। जब भी काम करेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी चूने के पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है तो उसका रंग कैसा होता है? दूध, यानी दूध के जैसा सफेद हो जाता है। कैसा हो जाता भैया? दूध के जैसा सफेद हो जाता है। किसको मिलाने से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मिलाने से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपचयन के दौरान क्या होता है, यानी व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग रिडक्शन। रिडक्शन देखिए दो शब्द है, एक है ऑक्सीडेशन। पहला क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या होती है भैया? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है। या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या तो हाइड्रोजन की कमी होगी। दूसरा क्या है? रिडक्शन। दूसरा क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब इसका उल्टा, यानी ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि। तो कह रहा है अपचयन के दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन प्राप्त करना यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन, कभी नहीं, गलत है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी गलत है। गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो अभी हमने बता दिया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न से कौन सी अवक्षेपण अभिक्रिया है? कौन सी अवक्षेपण अभिक्रिया है? क्या दिया भैया? कौन सी अवक्षेपण अभिक्रिया है? अवक्षेपण, आप लोग बताइए कौन सी अवक्षेपण अभिक्रिया है? सबसे पहले तो हम समझते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। क्या है भैया अवक्षेपण अभिक्रिया? सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? अगर हम इसको जान जाएंगे तो हम सवाल कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं, ठीक ना। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें दो घुलनशील पदार्थों को मिलाने पर या विलयनों को मिलाने पर, पदार्थों को मिलाने पर एक अघुलनशील पदार्थ मिल जाए, अघुलनशील पदार्थ प्राप्त हो। क्या भैया? अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो घुलनशील पदार्थों को मिलाने पर एक अघुलनशील ठोस पदार्थ प्राप्त हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और उसको कहते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं उसको? अवक्षेप। और यह क्या करता है? यह तली में नीचे की ओर बैठ जाता है। कहां बैठ जाता है? नीचे की ओर बैठ जाता है। तो हम देखें AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, सिल्वर नाइट्रेट ये भी घुलनशील है, सोडियम क्लोराइड ये भी घुलनशील है। अब जब मिलता है तो AgCl और NaNO3, तो क्या होता है? AgCl निकलेगा और NaNO3 मिल जाएगा। Mg प्लस ऑक्सीजन, ये तो संयोजन अभिक्रिया हो गई हमारी। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, ये भी नहीं हो सकता। जिंक में HCl का क्रिया करेंगे तो ये भी नहीं हो सकता, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट ये भी घुलनशील पदार्थ है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड ये भी घुलनशील पदार्थ है। अब इससे क्या बनता है? AgCl और प्लस NaNO3 यानी AgCl क्या होता है? अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है। क्या हो जाता भैया? AgCl अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रेंसिडिटी यानी दुर्गंधिता। इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं भैया? विकृत गंधिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब कोई पदार्थ खाने लायक न रह जाए, यानी पदार्थ का खराब हो जाना, भोजन का खराब हो जाना, भोजन का खराब हो जाना यानी रेंसिडिटी या दुर्गंधिता या विकृत गंधिता। तो रस्टिक आवरण, ये जंग लगना यानी लोहे में जंग लगना, ये तो कतई नहीं हो सकता। फिर क्या? बर्निंग ऑफ फूड जल जाएगा तो खत्म हो जाएगा, उसको खाया जा नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। फर्मेंटेशन ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, यानी जब ऑयल और फैट का यानी तेल और वसा का ऑक्सीडेशन हो जाए। क्या हो जाए? तेल और वसा का क्या हो जाए? ऑक्सीडेशन हो जाए, तो वहां पर वह पदार्थ, वह वस्तु खाने लायक नहीं रह जाती है और उसमें से दुर्गंध आ जाती है। तो रेंसिडिटी रोकने के लिए, दुर्गंधिता रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? कौन कौन से उपाय हैं? दुर्गंधिता रोकने के कौन कौन से उपाय हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। देखते हैं कि आप में से कितने लोगों को इसके विषय में जानकारी है और कितने लोगों ने अपना चैप्टर तैयार कर लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला दिया है श्वसन में कौन सी अभिक्रिया होती है? अभी हमने इससे संबंधित एक क्वेश्चन बताया था,
एक क्वेश्चन हमने बताया था, श्वसन में कौन सी अभिक्रिया होती है? श्वसन, श्वसन यानी सांस हम लेते हैं, यानी जब भोजन बनाते ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उष्मा निकालते हैं। क्या निकालते हैं भैया? उष्मा निकालते हैं। श्वसन क्रिया में क्या होती है? उष्मा निर्मुक्त होती है। क्या होती है? उष्मा निर्मुक्त होती है। तो उष्मा निर्मुक्त होती है, इसलिए इसको कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक्सोथर्मिक। क्या हो जाएगा भैया? एक्सोथर्मिक अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन, देखिए यहां पर द्विविस्थापन नहीं पूछ रहा है, विस्थापन अभिक्रिया यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अगर देखें क्या है, नीचे देखें 2HGO, ये टूट जा रहा है तो ये अपघटन हो गया, मतलब टूटना, जहां टूटने की बात आ रही है वहां अपघटन हो जा रहा है। CaO + H2O COH राइट, यानी यहां पर दोनों जुड़ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया हो गई। अब यहां पर देखें NaOH + HCl, यानी सोडियम के साथ क्लोरीन मिल जा रहा है और OH के साथ हाइड्रोजन मिल जा रहा है, यानी द्विविस्थापन हो गया। क्या हो गया भैया? द्विविस्थापन। और यहां पूछा क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। क्या पूछा है? विस्थापन अभिक्रिया। तो यहां पर देखेंगे जिंक कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो कॉपर को क्या करता है? अलग कर देता है। कॉपर को क्या करता है? अलग कर देता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगी? पहला ऑप्शन, यानी प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सबसे सही होगा भैया? पहला, क्योंकि जिंक जब कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो कॉपर को क्या करता है? अलग कर देता है। कॉपर को अलग कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयोग होती है? अभी हमने बताया था लोहे की जंग लगना, तो लोहे की जंग को कैसे छुड़ा सकते हैं, यानी कैसे दूर कर सकते हैं जंग लगने को? तो हमने बताया था क्या? तेल लगा करके, पेंट लगा करके और ग्रीस लगा करके, और क्या बताया था? गैल्वेनीकरण। क्या बता भैया? गैल्वेनीकरण। और गैल्वेनीकरण में किसका प्रयोग होता है? जिंक का। किसका प्रयोग होता है? जिंक का, यानी जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। किसकी परत चढ़ा देती है? जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। किसकी परत चढ़ा देती है भैया? जिंक की। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आप सभी को आज के सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। कल हम लेकर के आएंगे आपके दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन आंसर, जिसमें होगा अम्ल, क्षार और लवण के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।